Hello, bachcha log. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. So I hope all of you are doing really good, and I hope all of you are fine, and I hope आप सब लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, right? So finally we are here with the third lecture of class 7th physics, that is we are और जो chapter हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं that is motion. तो आज हमारा फिजिक्स क्लास 7th के चैप्टर 1 जिसमें हम लोग मोशन को स्टडी कर रहे हैं, आज इसका थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर रखे हैं जिसमें हमने मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारे चैप्टर का 80% कॉन्सेप्ट है वो हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अब जो बाकी का 20% बच रहा है हमारा सिलेबस का पोर्शन, उसको आज हम लोग थर्ड लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। सो आई होप आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। सो वेलकम टू दी एंगस्ट्रॉम क्लासेस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निखिल and we are going to understand the rest of the questions and the concepts of this chapter motion in our third lecture today. So if you are new to the channel, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो make sure you subscribe to the channel and do hit the bell icon so that you will get the notifications for the videos that is being uploaded for you only. एंड अगर आपने अभी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से आप उसको पहले देखो, फिर आप थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करना, क्योंकि थर्ड लेक्चर में आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेनली हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन पे फोकस करेंगे, राइट? तो टाइप्स ऑफ मोशन का डिस्कशन होने वाला है, यानी कि इसके पहले जो मोशन है और उससे रिलेटेड जो क्वांटिटीज है जैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इन सब के बीच में क्या रिलेशन आता है, फिर एवरेज स्पीड क्या होती है, उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन हमने लेक्चर 2 में कर रखे हैं। लेक्चर 1 में हमने मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में सीखा था, राइट? कि टाइम पहले के टाइम पे किस तरह से हम लोग मेजर करते थे, फिर आज मॉडर्न टाइम्स में हम लोग किस तरह से टाइम कीपिंग करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द फर्स्ट 2 लेक्चर्स विच इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू आर वाचिंग दैट। और आज का जो थर्ड लेक्चर है उसको हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन से खत्म करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चंस भी करने वाले हैं एट द एंड। सो मेक श्योर यू आर देयर टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को पहले समझो, फिर क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो उसको आप वहां पे अप्लाई करके खुद से ट्राई करना कि आपने पूरे वीडियो में क्या समझा और उसको आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, राइट? और अगर कोई डाउट रहता है तो यू हैव द कमेंट सेक्शन, यू कैन पुट योर कमेंट्स, योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस इट देन एंड देयर, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू। सो टाइप्स ऑफ मोशन। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे अपने क्लास 7th की बात करें तो क्लास 7th के बेसिस पे, क्लास 7th में जो हमें मोशन के टाइप्स पढ़ने हैं उसको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने सेकंड लेक्चर देख रखा है तो वहां पे हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज की बात की थी, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, और फिर हमने उनके बीच में एक रिलेशन भी देखा था, और साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि एवरेज स्पीड क्या होता है और उसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें, करेक्ट? सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन 3 क्वांटिटीज में से जो हमारा एक क्वांटिटी है दैट इज स्पीड, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं कि जो हमारा मोशन होने वाला है वो किन किन तरीके के होते हैं, राइट? तो मेनली हमारे पास 2 तरह के मोशंस आते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन देन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मोशन विच वी हैव टू डिस्कस और विच वी हैव टू स्टडी, करेक्ट? सो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो हमारा मोशन है वो कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 2 टाइप्स ऑफ मोशन एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ओनली, राइट? सो let us try to understand. Okay, so now if we talk about the types of motion then we are going to classify it on the basis of what? On the basis of speed. अगर स्पीड के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करें तो मोशन कितने तरह के होते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया, स्पीड के बेसिस पे अगर क्लासिफाई किया जाए तो मोशन हमारे पास 2 तरह के आते हैं, जिसमें से जो हमारा पहला टाइप है उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, राइट? आपने नाम जरूर सुन रखा होगा, है ना? आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ भी रखे होंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग अगर यहाँ पे बात करें, एक हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन, और जो दूसरे टाइप का मोशन होता है हमारा दैट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप सोचोगे यहाँ पे कि यहाँ पे किस, अगर हम लोग स्पीड के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जिस बेसिस पे हमने मोशन को क्लासिफाई किया है 2 ग्रुप में, व्हाट इज दैट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। अब स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हो कि जब कोई व्हीकल्स
चलती हैं, राइट, जब वो मोशन में होती हैं तो उनके पास एक क्वांटिटी होता है जो हमें बताता है कि वो कितने फास्ट या कितने स्लो चल रहे हैं, राइट। एंड व्हाट इज दैट क्वांटिटी व्हिच टेल्स यू द फास्टनेस और द स्लोनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट? दैट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, करेक्ट। सो काफी बार आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग जनरली हाईवेज पे गाड़ियां चलाते हैं तो हम लोग बहुत स्पीड में चलाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब हम लोग एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगते हैं ना, कि जो गाड़ी की स्पीड है वो लगभग सेम रहती है हर जगह पे, है ना, सेम स्पीड से। लेट्स से अगर कोई कार है जो कि हाईवे पे चल रही है, लेट्स से दैट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, सो if it is maintaining the same speed 100 kilometer per hour for the entire distance whatever it will be covering on the highway, right? So अगर 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो कार चल रही है let's say for 30 minutes और 20 minutes और मे बी 1 hour, तो उस टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि कार की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, राइट। तो अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जो मोशन की बात करते हैं दैट इज आवर यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मोशन का मतलब क्या है? कुछ ऐसा एक तो पैरामीटर होगा जो कि उस पूरे मोशन में कांस्टेंट रहेगा। तो व्हाट इज दैट पैरामीटर व्हिच स्टेज कांस्टेंट थ्रू आउट दैट मोशन? दैट इज स्पीड। तो इसलिए स्पीड के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो स्पीड के बेसिस पे जो हमारा पहला टाइप ऑफ मोशन होता है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है। और अगर कोई ऐसा व्हीकल है, जैसे मान लो कोई अगर हम लोग सिटी में ड्राइव करते हैं, राइट, तो सिटी में काफी ट्रैफिक होती है। तो जब ट्रैफिक होती है तो उस केस में क्या होती है, हमारी जो स्पीड होती है गाड़ियों की या जो भी व्हीकल्स आप चला रहे हो, चाहे वो साइकिल हो या मोटर बाइक हो या फिर कार हो, कोई भी व्हीकल्स आप ड्राइव करो सिटी में, तो ट्रैफिक के टाइम क्या होता है कि हमें अपने स्पीड को कम या ज़्यादा करना पड़ता है, राइट। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा क्राउड है तो वहाँ पे हम लोग स्लो डाउन करते हैं। अगर मान लो आपको कहीं पे थोड़ा वैकेंट रोड दिख रहा है, कहीं पे खाली रास्ते दिख रहे हैं, तो आप वहाँ पे स्पीड बढ़ा लेते हो। तो बेस्ड ऑन द ट्रैफिक वी कीप ऑन चेंजिंग द स्पीड, और स्पीड जो है वो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, राइट। तो बढ़ने और घटने का मतलब यहाँ पे क्या है, जो स्पीड है वो वेरिएबल है। वेरिएबल कहने का मतलब जो चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल वर्ड हम लोग यूज करते हैं उन क्वांटिटीज के लिए जो चेंज होती रहती हैं। तो स्पीड जो है वो वेरिएबल है कब? जब हम लोग सिटी में ट्रैवल करते हैं या ड्राइव करते हैं। तो उस केस में जो हमारा मोशन होता है ना, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर हम लोग बात करें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, करेक्ट, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग स्पीड के बेसिस पे तो हमने क्लासीफाई कर लिया। अब इसको अगर प्रॉपर तरीके से स्टडी करना हो कि हाँ यूनिफॉर्म मोशन में क्या और चीज़ें होती हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में और क्या चीज़ें होती हैं या उनके डेफिनेशंस क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक कंपैरेटिव डिस्कशन भी करने वाले हैं, राइट। तो लेट अस फर्स्ट बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अपना यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, करेक्ट। तो एक चीज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यूनिफॉर्म मोशन में एक ऐसा क्वांटिटी होगा जो कि कांस्टेंट होगा। एंड व्हाट इज दैट क्वांटिटी? एग्जैक्टली दैट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दैट हाउ विल यू डिफाइन द मोशन, लाइक यूनिफॉर्म मोशन को आप डिफाइन करोगे कैसे, राइट। तो इसका जो डेफिनेशन आता है दैट इज वेरी वेरी सिंपल। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन, करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग द first point, that is the definition of uniform motion. So what we can say, the type of motion, you can simply write the type of motion in which the speed of the object, एंड जनरली यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं वो मोशन में है, क्योंकि जब मोशन होगा तभी स्पीड आएगा। तो द टाइप ऑफ मोशन इन विच द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट is known as यूनिफॉर्म मोशन। तो इसे हम कहते हैं अपना यूनिफॉर्म मोशन, राइट। आई होप आप सबको यहाँ पे ये डेफिनेशन क्लियर है, और साथ साथ आप इसको नोट डाउन भी करते रहो ताकि जो भी नोट्स आप क्लास में बनाओगे, इस लेक्चर में बनाओगे, उसको आप जब दोबारा पढ़ोगे तो रिवीजन करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन है? तो यहाँ पे जो स्पीड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट।
और कांस्टेंट वर्ड का मतलब आप सब लोग जानते हो, आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, है ना, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, अलजेब्रा की बात होती है तब वहाँ पे कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स दोनों की डिस्कशन होती है। तो कांस्टेंट हम लोग जनरली नंबर्स को बोलते हैं जो कि अपने आप में फिक्स्ड होती है, जो कभी चेंज नहीं होंगी, जैसे 5, 3, 2 ये फिक्स्ड है, राइट, 2 है तो 2 है, अब वो 2 3 नहीं बन सकता। बट अगर हम लोग वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स में क्या होता है, जनरली हम लोग अल्फाबेट्स यूज करते हैं, एक्स वाई जी या ए बी सी, कोई भी वेरिएबल्स आप यूज करो तो एक्स की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो एक्स की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, यानी कि जो वेरिएबल है वो चेंज हो सकता है। तो समथिंग दैट विल चेंज इज कॉल्ड अ वेरिएबल, समथिंग दैट डज नॉट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रही होंगी, राइट। और अब हम लोग यहाँ पे एक बार थोड़ा एक रैशनल डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली सोच देखते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में और क्या चीजें यहाँ पे, और जो बाकी की दो जो पैरामीटर्स हैं जैसे डिस्टेंस और टाइम है, उसमें क्या यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे एक अलग पेज पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको याद हो जैसे हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्पीड की फॉर्मूला हमने स्पीड के लिए एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, राइट। तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना, यही हमने डिस्कस किया था, राइट। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब सब लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं ये आपको टेक्स्ट बुक में जरूर मिलेंगी, बट वहाँ पे अच्छे तरीके से वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया नहीं होता है। तो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट आइडिया अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन, दैट व्हाई डेफिनेशंस लाइक दैट इज रिटन इन द बुक, ठीक है। बुक में जो डेफिनेशंस होती है उसको हम लोग उस तरह से क्यों लिखते हैं, क्योंकि मैंने जो अभी डेफिनेशन आपको लिख के बताया है यहाँ पे, ये जो डेफिनेशन मैंने दिया है ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, राइट। यहाँ पे हमने स्पीड के बेसिस पे बोला कि हाँ अगर स्पीड कांस्टेंट है तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, बट जनरली जो आपको टेक्स्ट बुक्स में जो डेफिनेशंस मिलती हैं वो थोड़े अलग रहते हैं, राइट। तो वो थोड़े लंबे होते हैं, मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट करके बताया है, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल बताऊंगा कि हाँ जो टेक्स्ट बुक्स में डेफिनेशन होती है उसको हम लोग उस तरह से क्यों लिखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान है कि जो स्पीड टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन है वो ये है, यानी कि स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब यहाँ पे अगर सपोज हमने यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं हम, तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने अभी क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा स्पीड होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो एक काम करते हैं, अगर स्पीड हमेशा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मतलब कोई एक नंबर तो होगा, राइट, होगा ही होगा। तो हम लोग ये काम करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे जो अपना स्पीड है उसको अगर हमने कांस्टेंट बोल दिया है तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जो स्पीड है वो कितनी है, लेट से जो हमारा स्पीड है वो यहाँ पे हमने उसको कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, राइट। सो लेट्स असाइन अ वैल्यू टू दैट। सो लेट से हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की, द स्पीड इज 20 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मान लिया, करेक्ट। स्पीड को हमने कितना मान लिया, 20 किलोमीटर्स पर आवर हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। अब आप ध्यान देना यहाँ पे कि अगर हमने स्पीड को 20 किलोमीटर्स पर आवर फिक्स कर दिया, अब इसका क्या मतलब है, तो इसके मतलब को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ना एक टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग एक जल्दी से एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में आपको करना क्या है, अभी साथ साथ इसको ड्रॉ करना, आपको टेबल में 2 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। 2 कॉलम्स इस तरह से आप बना लो, राइट। और टेबल का हेडिंग दे देना आप, ठीक है, यानी कि इसमें आपको एक हेडिंग के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाएंगे। और एक तरफ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं टाइम, जो कि जनरली यहाँ पे हम लोग आवर्स में कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड जो हमने एज्यूम किया है दैट इज किलोमीटर पर आवर, यानी कि किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस का यूनिट क्या हमने रखा, किलोमीटर, और टाइम का यूनिट हमने क्या रखा है, आवर। तो एक तरफ हम लोग टाइम देखेंगे और एक तरफ हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होने वाला है वो किलोमीटर होने वाला है। अब आप ध्यान से देखना, अगर हम लोगों ने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 1 घंटे के अंदर यानी कि 1 आवर में, ठीक है, यूनिट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ वन का मतलब 1 आवर। तो 1 आवर में ये जो ऑब्जेक्ट है या जो भी ये कार है, जो भी व्हीकल है, ये वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो स्पीड कितनी है 20, आपको निकालना क्या है डिस्टेंस, टाइम कितना रखा आपने 1 आवर, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम विल गिव यू द स्पीड। तो डिस्टेंस का वैल्यू ऐसा क्या होना चाहिए ताकि 1 से डिवाइड करने पे हमें 20 मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर 20 आएगा, तो 20 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई, यानी कि जो कार है वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया होगा। अब हम लोग टाइम को बढ़ाते हैं थोड़ा, अब हम लोग देखते हैं कि अगर उसके पास 2 घंटे का समय होता और वो इसी स्पीड से अगर थ्रू आउट द मोशन कर रहा होता, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द मोशन का स्पीड अगर यही होता,
तब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू आप सोचोगे डिस्टेंस की जगह पे, ताकि उसको 2 से डिवाइड करने पे आपको वैल्यू 20 मिल जाए। तो 40 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। सो द कार इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इजंट इट, राइट। सो यहाँ पे 2 आवर्स में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उसने। अब उसी तरीके से अगर आप देखो, अब बाकी का जो डेटा है वो आप खुद ही फिल कर सकते हो। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए 3 आवर्स अगर टाइम होगा तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, राइट। और अगर उसके पास टाइम लेट से 4 आवर्स का है तब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा। और एक लास्ट सिचुएशन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, दैट इज फॉर 5 आवर्स। अगर उसके पास 5 आवर्स का टाइम होगा तब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो अब जल्दी से मुझे इन तीनों के आंसर्स बता दो। तो आप सोचो 3 आवर्स का टाइम है आपके पास और 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप मूव कर रहे हो, तो 20 multiplied by 3 will give you the distance, because distance is equals to speed into time. So if you have 3 hours of time and you are moving at a speed of 20 km per hour, then the distance that you will cover will be 60 kilometers, isn't it? 4 hours में 4 times 20, that will be 80 kilometer, and 5 hours में you will be traveling 100 kilometers of distance. I hope आप सबके values यही same to same आ रहे होंगे। अब यहाँ पे जो टेबल हमने बनाया है, इस टेबल का बनाने का पर्पस क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो डेफिनेशंस आपको टेक्स्ट बुक्स में मिलने वाली है, राइट। टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि द टाइप ऑफ मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो अब इस पूरे डेफिनेशन में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक है इक्वल डिस्टेंस और एक है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पे जो इंटरवल्स ऑफ टाइम है उसको यहाँ पे समझ लोगे आप, तो फिर आप यहाँ पे जो मोशन है उसको आप यहाँ पे आसानी से समझ पाओगे। तो इंटरवल्स ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या है, जैसे इंटरवल का एक और वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो लेट्स से इफ यू आर द ड्राइवर, राइट, एंड यू आर ड्राइविंग अ कार एंड लेट्स से यू हैव अ वॉच एंड आपने यहाँ पे क्या किया, आपने कुछ सपोज आपको मोशन आइडेंटिफाई करना है कि आप किस तरह के मोशन कर रहे होगे, यानी कि आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या कर रहे हो। So let's say आपने क्या किया, आपने 1 आवर का ड्यूरेशन फिक्स कर दिया कि यू विल बी मेजरिंग योर डिस्टेंस एवरी 1 आवर, राइट, एंड मेक श्योर यू आर मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको स्पीड बढ़ाना भी नहीं है और घटाना भी नहीं है, आप इसी स्पीड से मूव करोगे। और आपने वॉच में क्या किया, एक घंटे के ड्यूरेशन पे आपने ये पता करना शुरू किया कि आप डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हो। तो अब आप देखो डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, तो वी हैव अ डिवाइस इन द कार, मतलब एक जहाँ पे डैशबोर्ड होता है वहीं पे लगा होता है, आपने हमने सेकंड लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है, दैट इज कॉल्ड द ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है, हमें डिस्टेंस बताता है। तो लेट्स से आपने कार चलाना शुरू किया, 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा बीतने के बाद आपने देखा कि आपके ओडोमीटर में रीडिंग कितनी आ रही है। लेट्स से आपने ओडोमीटर को 0 पे सेट कर रखा था, तो 0 पे सेट करने के बाद 1 घंटे के बाद आपने देखा कि आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 20 किलोमीटर का है, ठीक है। फिर आपने अगले 1 घंटे में, यानी कि शुरुआत से हम लोग देखें तो 1 घंटा बीत चुका था, अब अगले 1 घंटे में, यानी कि अगर मान लो आपने 12 बजे जर्नी शुरू किया तो 12 से 1 ट्रैवल करने के बाद आपको पता चला कि आपने 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है 1 घंटे में। फिर अगले 1 घंटे में, यानी कि 12 से 2 के बीच में, 12 से 2 टोटल 2 आवर्स हो गए, लेकिन टाइम इंटरवल 1-1 घंटे पे आप देख रहे हो। तो अगले 1 घंटे में आपने देखा कि जब 2 बजा तो 2 बजने के बाद आपके ओडोमीटर की रीडिंग 40 हो गई। तो अगर 12 से 2 यानी कि 2 घंटे में अगर आपने 40 किलोमीटर मूव किया तो उस 1 घंटे में आपने कितना मूव किया होगा। तो जब 12 से 1 के बीच में आपने 20 किलोमीटर देखा है, तो अगले 1 घंटे यानी कि 1 से 2 के बीच में आपने और कितना मूव कर लिया। तो पहले तो आपने 20 मूव आप कर चुके थे, राइट। अब फिर से आपने ओडोमीटर को देखा तो वो 40 की रीडिंग दिखा रही है, तो कितना रीडिंग बढ़ा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ में जो चेंज हुआ है वो 20 किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है, राइट, इजंट इट। आई होप आप सबको यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि अगले 1 घंटे में, यानी कि यहाँ से यहाँ जब 1 घंटे का एक्स्ट्रा ड्यूरेशन हमने देखा कि अगले 1 घंटे में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो फिर से वो 20 किलोमीटर है। यानी कि पहले 1 घंटे में आपने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर अगले 1 घंटे में आपने फिर से 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, तब जाके आपकी ओडोमीटर की रीडिंग 40 आ गई। जब आपने अगले 1 घंटे के बाद ओडोमीटर चेक किया तब आपकी रेटिंग 60 है, ठीक है, लेकिन आप ऑलरेडी 2 बजे तक 40 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके थे। तो अगले 1 घंटे का मतलब 3 बजे आप देखोगे तो आपके ओडोमीटर की रीडिंग 60 दिखाएगी, लेकिन टाइम कितना इंक्रीज हुआ, टाइम तो 1 घंटे का ही इंक्रीज हुआ है, 2 से 3 हुआ है, और 2 से 3 के बीच में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा,
तो आप फाइनल में से इनिशियल रीडिंग को माइनस करके देखोगे, तो जब आप माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे भी आपने 20 किलोमीटर का ही एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो अब आप इस पैटर्न को ध्यान से देखना, यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर बार जो टाइम इंटरवल है वो 1-1 घंटे का हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पे टाइम इंटरवल इक्वल है। एवरी टाइम इंटरवल यानी कि जो गैप है दो टाइम के बीच में, दैट इज 1 आवर, दैट इज कॉल्ड द टाइम इंटरवल, एंड दैट इज इक्वल, सो दैट मीन्स इट इज इक्वल टाइम इंटरवल्स, इक्वल टाइम इंटरवल्स। नाउ इफ यू नोटिस द डिस्टेंस, यहाँ पे आप देखोगे तो एवरी इंटरवल ऑफ टाइम यू आर कवरिंग सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, 20 20 20 20. So what does it mean? In every intervals of time, in equal intervals of time, the distance you are traveling is also equal, and this is possible only because your speed was constant. आपका जो स्पीड था वो कांस्टेंट था, जिस वजह से हर इंटरवल में हर 1 घंटे आप सेम डिस्टेंस को ट्रैवल कर पा रहे हैं। एंड इसी वजह से यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मोशन की एक और डेफिनेशन आती है जो कि आपको जनरली टेक्स्ट बुक्स के अंदर देखने को मिलेंगी, तो उसको भी मैं आपके लिए यहाँ पे लिखूंगा, जरूर लिख दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो उसको साथ में नोट डाउन भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो टेक्स्ट बुक्स डेफिनेशन देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, वो क्या होती है? द टाइप ऑफ मोशन, द टाइप ऑफ मोशन in which an object covers equal distance in equal intervals of time, equal intervals of time is called uniform motion, right? Is known as uniform motion, right everyone? आई होप अब आपको यहाँ पे जो डेफिनेशन में जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, यूज होते हैं, उसका मतलब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे क्या वर्ड आया? यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस एंड द टाइम इंटरवल शुड आल्सो बी इक्वल। सो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो इस तरह के अगर मोशन को हम लोग क्लासीफाई करें तो दैट इज आवर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का एक तो ये डेफिनेशन हो गया हमारा कि इन यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस कवर्ड by an object is always equal in every time interval, every equal intervals of time. So that makes the definition of uniform motion. I hope now you have understood the definition properly with the example that we have discussed over here. Now let us try to do one thing. जो यहाँ पे टेबल हमने बना रखा है ना, उस टेबल के थ्रू एक हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, राइट? जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन में जनरली आपको ग्राफ्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन होना चाहिए, और जनरली आप देखोगे तो एनसीईआरटी में ग्राफ्स के बारे में तो नहीं दे रखा है, लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में आपको ये ग्राफ्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा होता है। तो हम लोग भी ट्राई करेंगे कि उसको एक बार डिस्कस कर ले, राइट? तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो डेटा हमने यहाँ पे ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा है ना, तो इस डेटा के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा ग्राफ बनाने का एक ट्राई करते हैं। लेट अस ट्राई मेकिंग अ ग्राफ आउट ऑफ इट। और ग्राफ कैसे बनता है वो आपने ऑलरेडी आई गेस आपने पढ़ रखा होगा, है ना? तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास एक ये इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जिसको आप जनरली देखते हो तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और फिर यहाँ से हम लोग एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द वाई एक्सिस, राइट? सो वी हैव 2 एक्सिस ओवर हियर, वी हैव द एक्स एक्सिस एंड वी हैव द वाई एक्सिस। नाउ अगर हम लोग बात करें तो हम लोग किन क्वांटिटीज को यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी हैव अ डिस्टेंस, वी हैव वन क्वांटिटी विच इज डिस्टेंस एंड वी हैव अनदर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड द टाइम। सो आउट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, क्योंकि हमारे पास 2 एक्सेस हैं, डिस्टेंस और टाइम को हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करने वाले हैं? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो हमारा एक्स एक्सिस होता है ना, दिस इज द इंडिपेंडेंट एक्सिस। इस पे जो क्वांटिटीज आती हैं वो भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो अब आप मुझे सोच के बताना कि टाइम और डिस्टेंस में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? जो भी इंडिपेंडेंट होगी उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, और वाई एक्सिस पे जनरली हम लोग उन क्वांटिटीज को प्लॉट करते हैं, उन क्वांटिटीज को मार्क करते हैं जो कि अपने आप में क्या हो, डिपेंडेंट हो, दूसरों पर डिपेंड करे। तो अब आप सोच के देखो, टाइम की बात करें और डिस्टेंस की बात करें तो विच वन क्वांटिटी इज गोना बी इंडिपेंडेंट? सो द आंसर इज टाइम। टाइम इज इंडिपेंडेंट बिकॉज
टाइम जो है वो अपने तरीके से चल रही होती है, राइट। हम लोग टाइम पे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट डिस्टेंस जो है वो उस पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। अगर आपके पास सपोज ज्यादा समय हो तो आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, आपके पास कम समय है तो आप कम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस विच यू विल ट्रैवल इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, इज डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव, कितना टाइम आपके पास है। तो अगर आपके पास ज्यादा समय होगा आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे, कम समय है आपके पास तो आप कम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। सो वन थिंग विच वी आर वेरी क्लियर इज दैट टाइम इज इंडिपेंडेंट, सो वी विल रिप्रेजेंट टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो हमने x लिखा है इसको यहाँ से हटा के अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, t, विच इज फॉर टाइम। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया हमारा, अब ये x एक्सिस ना रह के ये हो गया हमारा टाइम एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम एक्सिस। व्हाई वी आर कॉलिंग इट टाइम एक्सिस, बिकॉज वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट टाइम ऑन दिस, करेक्ट। हम लोग इस पे टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और y पे क्या होगा, जो डिपेंडेंट है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो y एक्सिस है अपना, इस y को यहाँ से हटा के यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज d, सो वी आर गोइंग टू राइट d ऑन दिस। सो दिस इज द डिस्टेंस एक्सिस, दिस इज द टाइम एक्सिस, दिस इज द डिस्टेंस एक्सिस। नाउ द पॉइंट हियर यू ऑलरेडी नो, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिस इज द ओरिजिन, क्योंकि जो नंबर्स होती हैं वो यहीं से शुरू होती हैं, तो ये 0 है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब यहाँ से शुरुआत होगी सब चीज़ों की। तो अगर हम लोग यहाँ पे ओरिजिन के इस साइड में जाएंगे तो वैल्यूज बढ़ती हुई दिखेंगी, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यूज बढ़ती हुई दिखेंगी। लेकिन यहाँ पे जब ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज हम लोग इस तरह से लिखते हैं ताकि यहाँ पे जो पूरे जो डेटा है यहाँ पे हमारे पास वो कवर हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइम जो है वो यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 2 3 4 5, ये तो कंटिन्यूअस है, करेक्ट। 1 है तो 0 के बाद ऑब्वियसली 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्या करना होता है, यहाँ पे आपको स्केल स्पेसिफाई करना है, ठीक है। अब स्केल का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ग्राफ जब भी बनाते हैं हम लोग तो यहाँ पे स्केलिंग करते हैं, तो स्केल क्या लिखेंगे, तो एक्स एक्सिस पे, यानी कि अगर हमारा जो टाइम एक्सिस है विच इज द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखोगे जो ग्राफ पेपर होता है जनरली उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस, तो उस एक स्क्वायर बॉक्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसकी जो लेंथ होती है दैट इज 1 यूनिट। तो उस एक स्क्वायर बॉक्स में हम लोग वैल्यू क्या लिखेंगे, दैट इज 1 आवर, ठीक है। यानी कि 0 के बाद जो अगला जो एक स्क्वायर बॉक्स होगा उसके एंड पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1, उसके अगले वाला बॉक्स में 2, अगले वाले बॉक्स में 3, अगले वाले बॉक्स में 4, इस तरह से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को 1 से लेके 5 तक जितना भी डेटा हमारे पास है वहां तक हम लोग उसको मार्क करने वाले हैं। तो एक्स एक्सिस हमारा स्केल क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर। अब आप यहाँ पे ध्यान देना सब लोग, वाई एक्सिस पे अगर आप 1 यूनिट की बात करो तो 1 यूनिट आप कितना रखोगे, क्या आप उसको 1 किलोमीटर रखोगे या कुछ और रखोगे। अगर आप सोच के देखना 1 यूनिट को अगर आपने 1 किलोमीटर रखा तो यहां से शुरू करेंगे, यहाँ के बाद जो पहला स्क्वायर बॉक्स खत्म हो रहा होगा उस पर 1, फिर अगले स्क्वायर बॉक्स पे 2, फिर 3 4 5 6 7 8, तो हमें तो 20 चाहिए था, अभी तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे, तो अभी तो हम लोग 8 ही पे पहुंचे। तो अब सोचिए देखो 8 के बाद फिर 9 10 11 12 अगर इस तरह से करते जाए तो 100 तक पहुंचने में हमें कितने सारे बॉक्सेस को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि ग्राफ जो होने वाला है वो कितना ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। एक पेज में तो आने वाला नहीं है, तो अब हमें यहाँ पे प्रॉपर सोचना पड़ेगा, थोड़ा मैथमेटिकल वे में सोचना होगा कि ऐसा क्या किया जाए ताकि हम लोग यहाँ पे 20 से लेके 100 तक के वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर ले। तो यहाँ पे हम सोचते हैं अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा करें कि अब यहाँ पे सारे नंबर्स आप देखोगे ध्यान से तो जनरली आप सोचोगे कि ये तो सब 20 के मल्टीपल्स हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि 1 यूनिट को ही यहाँ पे 20 किलोमीटर बोल दिया जाए, ठीक है। 1 यूनिट को ही हमने क्या बोल दिया, 20 किलोमीटर। दैट मीन्स यहाँ पे अगर ये 0 है तो पहले स्क्वायर बॉक्स पे जो यहाँ पे नंबर आएगा दैट विल बी 20, फिर अगले स्क्वायर बॉक्स पे उसका मल्टीपल नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 20 के बाद 40, देन 60, देन 80, देन 100। तो इस तरीके से हम लोग इस y एक्सिस पे एक ही पेज में हम लोग उन सारे ग्राफ के वैल्यूज को, मतलब उस डेटा को हम लोग प्लॉट कर पाएंगे। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई दिस स्केल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें ये पूरा डाटा एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है एंड दैट टू ऑन द सेम पेज। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्केल करते हैं, स्केल बनाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोग इसमें इक्वल वैल्यूज पे, क्योंकि अब यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस है तो नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इक्वल गैप पे हम लोग यहाँ पे नंबर्स को मार्क करने वाले हैं। सो दैट विल बी जस्ट गिविंग अस अ रफ आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला मान लेते हैं 0 से ये आ गया हमारा 1, ठीक है। फिर इक्वल यहाँ पे डिस्टेंस पे यहाँ पे हमने मान लिया 2, फिर ये हो गया हमारा 3, दिस विल बी 4
एंड दिस विल बी 5। करेक्ट। तो हमने यहाँ पे कोशिश किया है कि सारे वैल्यूज इक्वल गैप पे हो। आई होप आप सबको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे सारे वैल्यूज इक्वल गैप पे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप चाहो तो आपके पास अगर स्पेस है तो आप यहाँ पे और भी वैल्यूज को शो कर सकते हो, जैसे ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 7। अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मार्क करने वाले वैल्यूज, तो 0 के बाद यहाँ पे पहला जो बॉक्स होगा उसमें हम लोग लिखेंगे 20, फिर इतना ही गैप यहाँ पे रखता हुआ हम लोग इतने ही गैप को रखते हुए, राइट, सेम गैप को मेंटेन करना है हमें, राइट। तो यहाँ पे अगर ये 20 है सो दिस विल बी अराउंड, यहाँ पे क्या आएगा 40 आएगा, करेक्ट। नाउ दिस विल बी 60, this will be 80, somewhere here it will be 100, and अगर हमारे पास थोड़ा और स्पेस बच रहा है तो लेट्स से this will be 120। आपको ध्यान देना है यहाँ पे, इस पे डिस्टेंस आपने मेंशन किया है तो यहाँ पे आप ग्राफ पे लिखोगे, यहाँ पे लेबल करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग हर एक चीज को लेबल करेंगे। तो इस पे हमने डिस्टेंस रखा है और किस यूनिट में रखा है हमने, तो किलोमीटर में रखा है। और यहाँ पे हमने मेजर किया है, यहाँ पे हमने मार्क किया है टाइम विच इज इन आवर्स। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको मतलब एक्स एक्सिस को हमने लेबल कर दिया टाइम के साथ, यूनिट के साथ, और वाई एक्सिस को हमने लेबल कर दिया डिस्टेंस, दैट इज अब किलोमीटर्स में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अब यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ बनाना चाह रहे हैं उसके लिए यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए हमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है। तो एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं ना, वहां से हम लोग एक डॉटेड लाइन को इस तरीके से प्लॉट करने वाले हैं। नाउ दिस इज गोना हेल्प अस टू मेक द ग्राफ प्रॉपर्ली, राइट। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो सारे वैल्यूज है वहां से हमने कुछ डॉटेड लाइंस यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिए, करेक्ट। और अगर ग्राफ पेपर आपके पास होगा सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे इसको आप और भी आसानी से कर पाओगे, बट क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, सो वी आर ट्राइंग टू मेक द ग्राफ पेपर बाय आवरसेल्फ बाय मेकिंग द स्मॉल बॉक्सेस। ओके, नाउ ऑलमोस्ट डन। सो दिस इज फॉर 4, दिस इज फॉर 5 एंड दिस इज गोना बी फॉर 6। हालांकि इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है 6 के लिए, तो 6 को आप स्किप भी कर सकते थे। नाउ सी हियर व्हाट वी हैव मेड अ ग्राफ पेपर। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को कैसे प्लॉट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे तो टाइम कितना है हमारे पास 1 आवर, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने 20। तो 1 आवर और 20 यहाँ पे कहीं आ रहा होगा इस वाले पॉइंट पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस वाले पॉइंट को 1,20 यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक डॉट लगाने वाले हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला डॉट विच इज फॉर 1 and 20। अब इसी तरीके से जो हमारा अगला डॉट आएगा वो कहाँ आएगा, 240 पे आएगा। 240 कहने का मतलब क्या है, टाइम इज 2 आवर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 40। सो यहाँ पे इस वाले पे हम लोग मार्क करेंगे, ये रहा हमारा 2 and 40 का डॉट। फिर उसके बाद 360 आएगा, करेक्ट। अगला डाटा हमारे पास वही है कि 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 60, 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 80, फिर 5 आवर्स में कितना किया उसने 100। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने सारे वैल्यूज को सारे डेटा को यहाँ पे जो टेबल है उससे हमने ग्राफ में मार्क कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एक छोटा सा काम, दैट इज गोना बी, अब हम लोग यहाँ पे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है इस तरीके से कि वो एक ही लाइन पे लाई करें, है ना। एक ही लाइन से यहाँ पे सारे पॉइंट को इस तरह से क्या करना है, हमें ज्वाइन कर देना है, और ज्वाइन करते हुए हम लोग इसको यहाँ पे ऑरिजिन से कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे कुछ पॉइंट जो है वो ऊपर नीचे हो गए हैं, क्योंकि हमने प्रॉपर यहाँ पे स्केल मतलब ग्राफ पेपर अगर प्रॉपर होगा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन से पास होती हैं। बट आई होप आपको एक रफ आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे जो ग्राफ बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इस जो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बना है वो कैसा बना है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। और ये कब हुआ ऐसा, जब हमारे पास मोशन कैसा था, यूनिफॉर्म मोशन। तो अब यहाँ से हम लोग एक बात कर सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे हम लोग जो नोट करने वाले हैं दैट इज कि अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर कैसा होगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बना है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। सो लेट्स राइट दैट पॉइंट ओवर हियर एज वेल, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आई होप आप सबको यहाँ पे ग्राफ कैसे बनता है वो क्लियर हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर uniform motion is always a straight line. Straight, that is always gonna be a straight line. अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बट उसमें जो ग्राफ बनाया गया है वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाया गया है। जैसे मान लो यहाँ पे एक तो हमने इसका ग्राफ बनाया,
अगर हो सकता है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि किसी और स्पीड से मूव कर रहा होगा, उसके लिए जो डेटा है वो अलग आ रहा है, राइट। लेट्स से वो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से मूव कर रहा है, तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाएगा, 2 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाएगा, 30, 60, 90 इस तरीके से जाएगा। तो उस केस में जो ग्राफ बनना चाहिए वो आप देखोगे तो वो कुछ कैसा बन रहा होगा। सो लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर फॉर दिस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ अलग कलर से बना के देखते हैं। सो यहाँ पे आप देखना जो उसका ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। लेट्स से तो 30, देन 60, देन 90, इस तरीके से यहाँ पे ये ग्राफ ऐसा जा रहा होगा, है ना। हम लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ से इस तरह से बनाने का, राइट। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने 2 ग्राफ बना दिए। एक ग्राफ जो कि येलो वाला है, जो कि इस वाले का एरिया है, जिसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर था, और जो दूसरा ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया है उसमें जो स्पीड हमने माना था वो 30 किलोमीटर पर आवर है। आप सोच के देखो, अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा होगा, 2 घंटे में वो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा होगा, 3 घंटे में वो 90 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा होगा। तो हमने जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड बढ़ गया, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, जैसे ही ग्राफ में अगर यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड द स्लोप, या जिसको हम लोग स्टीपनेस कह सकते हैं। स्टीपनेस कहने का मतलब जो ढलान होता है, जैसे हम लोग इसको सिंपल समझ सकते हैं, जो ब्रिजेस होती हैं, ब्रिजेस में ढलान होती हैं, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा देखें कि अगर मान लो ढलान ऐसी है, तो उस केस में अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपका स्पीड थोड़ा कम होगा, बट अगर ढलान को और बढ़ा दिया जाए तब आप और तेजी से नीचे आओगे। तो जैसे जैसे स्टीपनेस बढ़ता है ना, यानी कि ग्राफ में जितना ज्यादा स्टीपनेस होगा, जितना ज्यादा वो स्टीप ग्राफ होगा, उतना ज्यादा स्पीड होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ हमने बनाया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो इसका जो स्टीपनेस होता है, जिसका स्लोप होता है, वो हमें स्पीड के बारे में बताता है, राइट। तो यहाँ पे जो येलो वाला ग्राफ है उसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। ब्लू वाले ग्राफ में कितनी स्पीड है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लू वाले की स्पीड ज्यादा है, इसलिए वो ग्राफ और ज्यादा स्टीप बना है। और अगर येलो की बात करें तो उसका स्पीड कम है, इसलिए उसका स्टीपनेस भी क्या है, कम। तो मोर स्टीपनेस मीन्स मोर स्पीड, लेस स्टीपनेस मीन्स लेस स्पीड। तो जितना ज्यादा स्टीपनेस होगा स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको 2 ग्राफ दिए हों और आपसे पूछा जाए कि बताइए किस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो आप ये सिंपल देख लेना कि किस ग्राफ की स्टीपनेस ज्यादा है। तो जिस ग्राफ की स्टीपनेस ज्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी, और जिस ग्राफ की स्टीपनेस कम है उसकी स्पीड कम होती है। तो ये पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन करें, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन ऑल्सो टेक अ नोट ऑफ इट। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल भी जाएंगे, राइट। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे जनरली, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से देखेंगे, क्योंकि दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, राइट। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे द स्टीपनेस। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्टीपनेस की, द स्टीपनेस, या जिसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपर एक स्लोप वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, है ना, द स्टीपनेस और स्लोप ऑफ द ग्राफ, कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं ना, ये ग्राफ की बात कर रहे हैं। द स्टीपनेस और द स्लोप ऑफ द ग्राफ मेजर्स, ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। ये अपने ऑब्जेक्ट के स्पीड की बात करता है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम लोग इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि मोर स्टीपनेस, अगर स्टीपनेस ज्यादा है, मोर स्टीपनेस मीन्स मोर स्पीड, स्पीड ज्यादा होगी, एंड लेस स्टीपनेस मीन्स लेस स्पीड। सो वी कैन से एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का मतलब इसका जस्ट अपोजिट। सो मोर स्टीपनेस मीन्स मोर स्पीड, सो लेस स्टीपनेस विल मीन लेस स्पीड। आई होप आप सबको यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप ग्राफ आपको दिया हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और आपसे स्पीड पूछा जाए, तो आप ग्राफ का स्टीपनेस चेक करोगे, स्लोप निकालोगे, और उससे आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ की स्पीड मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी है, करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें ये ध्यान रखना है। नाउ इसी तरीके से जो सिमिलर डिस्कशन है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए रहने वाला है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं अपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो भी सेम टू सेम करने वाले हैं डिस्कशन जैसे हमने अपने यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर रखा है, करेक्ट। सो यहाँ पे लेट अस begin with the discussion on the non-uniform motion. Now, if we talk about the non-uniform motion, right? So यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स आने वाली हैं। तो सब कुछ पॉइंट्स जो है वो सेम ही रहने वाली हैं, करेक्ट।
So let's first talk about the first point, that is what is non-uniform motion and how will you classify it. तो यहाँ पे जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म मोशन में आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो सेम होती है, कांस्टेंट. बट अपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप देखोगे तो जो स्पीड है वो वेरिएबल होती है, राइट. यहाँ पे आप लिख सकते हो कि द टाइप ऑफ मोशन in which the speed of an object keeps changing जिसको हम लोग यहाँ पे सिंपल बोले तो वेरिएबल, कीप चेंजिंग या वेरिएबल, ठीक है, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक्स में जो आपके डेफिनेशंस मिलते हैं वो कुछ अलग तरीके से होते हैं, राइट. क्या डेफिनेशंस होती हैं यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं उसको भी. तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक्स में डेफिनेशन होती है वो ऐसा होती है कि द टाइप ऑफ मोशन इन विच an object covers unequal distances in equal intervals of time. Equal intervals of time is called non-uniform motion, राइट. उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो ये वाला जो डेफिनेशन मैंने सेकेंड पॉइंट में जो लिखा है दैट इज जो ये आप यहाँ पे फाइंड करोगे आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक्स में. ये वाला डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, बट अगर आपको याद रखना है तो आप दोनों याद रखना, ठीक है, दोनों ही याद रखना है आपको. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो स्पीड होता है वो चेंज होता रहता है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है. और यहाँ पे जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंसेस वो ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में आपको ऐसा भी डेफिनेशन मिल जाएगा कि द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट. तो उसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब ये दोनों डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे इसको दो अलग अलग तरीके से क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखना, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला वंस अगेन. अभी आपको याद है हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है स्पीड का, दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना. हमारे पास स्पीड का रिलेशन टाइम डिस्टेंस और टाइम के साथ क्या होता है, इट इज ऑलवेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. नाउ इन दिस फॉर्मूला इफ यू नोटिस, जो हमारा स्पीड है वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि स्पीड का मेजरमेंट जब हम लोग करते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज डिस्टेंस एंड टाइम. तो अगर सपोज करो हमने ऐसा किया कि हमने टाइम इंटरवल को फिक्स कर दिया, टाइम इंटरवल एक एक घंटे का होगा, बट जो एक एक घंटे का टाइम इंटरवल है उसमें जो गाड़ियां चल रही हैं, जो व्हीकल्स हमने ड्राइव किया, उसमें हमने ऑटोमीटर में चेक किया तो हर इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है. तो अगर हर इंटरवल में डिस्टेंस बदलता रहेगा तो उस केस में आप देखोगे इस फॉर्मूले से जो स्पीड की वैल्यू है वो भी अलग अलग आएगी, वो भी चेंज होता रहेगा. या हम लोग ऐसा करें कि हमने ओडोमीटर को फिक्स कर दिया, ओडोमीटर पे हमने ध्यान दिया कि अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स से पहले हमने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर अगले एक 20 किलोमीटर, लेकिन वो जो डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग इक्वल डिस्टेंसेस, वो अलग अलग टाइम में हो रहा है. यानी कि पहले 20 किलोमीटर में लेट्स से आपने पहले 20 किलोमीटर को ट्रैवल करने में आपने लेट्स से आधे घंटे का समय लिया, फिर अगले 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में आपने 45 मिनट का समय लिया, फिर अगले 20 किलोमीटर को ट्रैवल करने में आपने लेट्स से 25 मिनट्स का टाइम लिया. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो वो तो सेम है, बट जो टाइम आप देख रहे हो वो वेरी कर रहा है, वो चेंज हो रहा है. तो अगर स्पीड को चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज द स्पीड, इफ यू वांट टू कीप चेंजिंग द स्पीड, सो यू हैव टू ऑप्शंस. ईदर
you change the distance keeping the time constant और you change the time keeping the distance constant. तो दो तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं और इसीलिए दो डेफिनेशन आपको मिल सकते हैं कि द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि आप डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हो बट टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है, जो कि सेकंड वाला सिचुएशन में डिस्कस किया. या फिर ये भी हो सकता है कि द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. आपने टाइम को फिक्स रखा बट आपका जो डिस्टेंस है वो बार बार चेंज हो रहा है, यानी कि पहले 30 मिनट्स में लेट से आपने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर अगले 30 मिनट्स में हमने देखा तो हमने सिर्फ 15 किलोमीटर ट्रैवल किया. अगले 30 मिनट में फिर हमने देखा तो हमने सिर्फ लेट से हमने 35 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो टाइम इंटरवल है वो 30-30 मिनट का ही है, आधे घंटे का है, बट जो डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं हर आधे घंटे में वो अलग अलग है. इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्पीड है वो सेम नहीं है, हम लोग अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे. जब हमारा स्पीड ज़्यादा होगा तो हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, अगर हमारे पास स्पीड कम है, हमारी स्पीड कम होगी तो हम कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे. इजंट इट? सो आई होप आप सबको यहाँ पे ये चीज़ रिलेट कर पा रहे होंगे. तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है इसमें हमने ये लिखा है कि ऐसा मोशन जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस है वो हर बार अनइक्वल है, लेकिन टाइम इंटरवल सेम, टाइम इंटरवल फिक्स्ड है 1 आवर या 30 मिनट्स का, तब उस केस में उस मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे. यानी कि स्पीड चेंज होते रहनी चाहिए, स्पीड चेंज होगी तो डिस्टेंसेस भी चेंज होंगे, राइट? अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था अपने इस वाले में, यहाँ पे आप देखो जो थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो स्ट्रेट लाइन बनता है. तो आप सोच के देखो कि अगर मान लो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता ऑब्जेक्ट, तो उस केस में उसका जो ग्राफ होता वो कैसा बनता. तो आप चाहो तो यहाँ पे ग्राफ बना के देख सकते हो. हम लोग उसके लिए एक सिचुएशन कंसीडर कर सकते हैं, हम लोग वापस से टेबल बनाएंगे और फिर हम लोग वैल्यूज को चेक करेंगे. तो यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं कि ग्राफ कैसा बनने वाला है, और जब ग्राफ बनता है तो हमें पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है वहाँ पे. सो लेट अस ट्राई मेकिंग अ ग्राफ. तो उसके लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में वापस से आपको वही काम करना है कि यहाँ पे आपको 2 कॉलम्स बना लेने हैं और एक कॉलम में हम लोग लिखने वाले अपने टाइम के बारे में और एक कॉलम में हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस के बारे में. सो लेट्स से दिस इज द टाइम कॉलम, यहाँ पे हम लोग टाइम मेजर कर रहे हैं आवर्स में, और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस मेजर हो रहा है दैट इज गोना बी इन किलोमीटर्स में, करेक्ट? और हम लोग यहाँ पे फिर से 5 रेटिंग्स कंसीडर करेंगे. सो 1 2 3 4 एंड 5. ओके, सो लेट्स से हमने यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग टाइम इंटरवल को फिक्स रखते हैं. लेट्स से 1 घंटे का टाइम, फिर अगले 1 घंटे में, फिर अगले 1 घंटे में, फिर अगले 1 घंटे में और फिर अगले 1 घंटे में, यानी कि हमने टाइम इंटरवल को क्या किया, फिक्स. लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस हो रहा है क्योंकि स्पीड अलग अलग है, तो हो सकता है मान लेते हैं कि कोई कार है जो कि ट्रैवल कर रही है, पहले 1 घंटे में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है लेट से 15 किलोमीटर का, अगले 1 घंटे में, यानी कि शुरुआत से देखा जाए तो 2 घंटा बीत चुका है, बट अगले 1 घंटे में उसने ट्रैवल किया लेट से, अगले 1 घंटे में उसने ट्रैवल किया फिर से लेट से 30 किलोमीटर. तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी कि जो ओडोमीटर उसमें रीडिंग कितनी आने वाली है, तो उसमें रीडिंग आ जाएगी 15 पहले से कर चुका था, 30 और कर लिया, दैट मींस इट विल बी 45, करेक्ट? फिर अगले 1 घंटे में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है लेट्स से उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, यानी कि यहाँ पर टोटल रीडिंग कितनी आ जाएगी 65. फिर यहाँ पे क्या हुआ कि उसने अगले 1 घंटे में और कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट्स से उसने सिर्फ 10 किलोमीटर ही ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे 75 आ जाएगी. और फिर यहाँ पे हो गया कि 5 किलोमीटर्स का मतलब 5 आवर्स में, यानी कि अगले 1 घंटे में, यानी कि शुरुआत से देखा जाए तो 5 घंटा बीत चुका है, बट अगले 1 घंटे में उसने लेट से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो 25 किलोमीटर कहने का मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, ओडोमीटर का रीडिंग 100 हो जाएगा. तो ये हमने डेटा रिकॉर्ड कर लिया. डेटा कैसे रिकॉर्ड किया हमने, तो हमने क्लॉक से 1-1 घंटे पे क्या किया, हमने ओडोमीटर की रीडिंग को चेक किया है. तो पहले 1 घंटे में ओडोमीटर की रीडिंग 15, अगले 1 घंटे में ओडोमीटर की रीडिंग 45, अगले 1 घंटे के बाद यानी कि 12 बजे से अगर शुरू किया हमने जर्नी तो 12 से 1 के बीच में ओडोमीटर की रीडिंग 15, फिर अगले 1 घंटे में यानी कि 1 से 2 बजे देखा तो 2 बजे हमारे रीडिंग 45 हो चुकी है, 3 बजे रीडिंग 65, 4 बजे 75 और 5 बजे फाइनली 100. तो 5 घंटा बीत चुका है और हर 1 घंटे पे हम लोग डिस्टेंस रिकॉर्ड कर रहे थे. तो डिस्टेंस रिकॉर्ड करने के लिए हमने ओडोमीटर की रीडिंग को यहाँ पे मेजर करके यहाँ पे लिख दिया है 15, 45, 65, 75 एंड 100. नाउ इफ यू नोटिस द पैटर्न, हमारा टाइम इंटरवल तो सेम है, बट यहाँ पे आप देखो डिस्टेंस जो है वो क्या है, अलग अलग है.
पहले वाले में 15, फिर अगले 1 घंटे में कितना, यहाँ पे इंक्रीज कितने का हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 30 किलोमीटर का, यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 20 किलोमीटर का, यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 10 किलोमीटर का, और यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ है वापस से, देखोगे आप तो ये 25 किलोमीटर इंक्रीज है। तो क्या हर बार डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहा है कार? हर बार सेम तो नहीं है। पहले उसने 1 घंटे में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि पहले 1 घंटे के बाद 2 घंटे में, पहले 1 घंटे में तो 15 किया था, फिर अगले 1 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 15 से 30 यानी कि सीधा दुगना किया है। और फिर उसके बाद देखा गया तो अगले 1 घंटे में उसने सिर्फ 20 किलोमीटर ट्रैवल किया है, फिर अगले 1 घंटे में उसने सिर्फ 10 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, यानी कि बहुत धीरे चला है वो, तो इसका मतलब है ना। फिर अगले 1 घंटे में उसने सिर्फ 25 किलोमीटर ट्रैवल किया, यानी कि थोड़ा ज्यादा किया है उसने, राइट। तो हर बार यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अलग अलग आ रहा है। अब इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आप ग्राफ कैसा देखने को मिलने वाला है। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, जल्दी से जो अपना एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है उसको यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, राइट। इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाते हैं, तो ये आ गया अपना एक्स एक्सिस, राइट, एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, ये आ गया हमारा वाई एक्सिस, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो आपको पता है कि हम लोग हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस पे रखते हैं, तो ये हमारा टाइम एक्सिस है, एंड डिस्टेंस को हम लोग यहाँ रखते हैं, तो दिस इज आवर डिस्टेंस एक्सिस, करेक्ट। नाउ वी विल ट्राई प्लॉटिंग द वैल्यूज। अब यहाँ पे टाइम तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे 1, फिर ये आ गया हमारा 2, दिस इज 3, दिस इज 4 5 6 7। अब यहाँ पे इस पे हम लोग स्केल क्या रखेंगे, तो यहाँ पे फिर से स्केल तो इंपॉर्टेंट है, स्केल तो स्पेसिफाई करना होगा आपको ग्राफ के ऊपर। तो स्केल क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ऑन द एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग द स्केल दैट इज 1 यूनिट इक्वल्स 1 आवर, राइट। 1 यूनिट 1 आवर के बराबर है। और वाई एक्सिस पे क्या लेना चाहिए ये आप मुझे देख के बताओ डाटा से, 1 यूनिट में क्या लिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे ये लगभग सब जो वैल्यूज हैं वो 5 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं, बट हमें 100 तक जाना है, तो 5 10 15 इस तरह से तो नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे सोचते हैं ऐसा कि यहाँ पे हम लोग 1 यूनिट को अगर हमने ये मान लिया, लेट्स से 15 मान लिया, तो 15 30 45 ये लगभग सारे वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं, मिल जाएंगे हमें, राइट। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग हर एक को 1 यूनिट को हम लोग यहाँ पे 15 किलोमीटर मान लेते हैं, 1 यूनिट को फॉर 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यूज को प्लॉट करेंगे तो दिस इज गोना बी 1 यूनिट व्हिच इज 15, देन नेक्स्ट 1 यूनिट विल बी 30, देन नेक्स्ट यूनिट विल बी 45, देन नेक्स्ट विल बी 60, देन नेक्स्ट विल बी 75, देन नेक्स्ट विल बी 75, उसके बाद क्या आएगा 90, एंड देन वी विल बी हैविंग हियर 105, करेक्ट। तो इस तरह से हमने सारे वैल्यूज को मार्क कर दिए यहाँ पे डिस्टेंस। तो दिस इज आवर डिस्टेंस, यहाँ पे हमने डिस्टेंस को मार्क कर लिया है विच इज इन किलोमीटर्स, और यहाँ पे हमने टाइम को मार्क कर लिया है विच इज इन आवर्स, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, वी आर गोइंग टू मेक डॉटेड लाइंस सो दैट हमें ग्राफ बनाना आसान हो जाए, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट लाइन, ओके। सो आई होप आप सब लोग यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो तो आप जल्दी से ग्राफ पेपर में ये वैल्यूज को मार्क करके ग्राफ को बना के देखो, खुद से भी आप ट्राई करो कि ग्राफ बनाने पे कैसा दिख रहा है ग्राफ, है ना। हमें बस ग्राफ का नेचर पता करना है कि ग्राफ होगा कैसा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है। तो ये हो गया हमारे पास वैल्यूज एक्स एक्सिस के। टाइम पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वर्टिकल लाइंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और हमें 5 तक का ही देखना है तो हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे, एक और बना ही लेते हैं 6। नाउ वी हैव मेड अ रफ ग्राफ पेपर हियर। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को जल्दी से प्लॉट करते हैं, ठीक है, और फिर हमारा एक कंक्लूजन आएगा यहाँ पे कि ग्राफ कैसा बना, राइट। ओके, नाउ सी पहला ग्राफ क्या है 115, पहला डॉट कहाँ आएगा 115 पे आएगा, यानी कि ये यहाँ, दिस इज 115, ये आ गया हमारा पहला डॉट। उसके बाद क्या है 245, 2 है 45, यहाँ है 45, तो ये आ गया हमारा दूसरा डॉट 245 के ऊपर। फिर तीसरा कहाँ आना चाहिए 365, अच्छा 65 कहाँ आएगा, तो ये 60 है, ये 75 है, तो समवेयर इन द मिडल, तो 3 पे 65 कहाँ आ रहा होगा, तो 15 का गैप है, यानी कि इसको अगर 3 हिस्सों में बांटा जाए तो ये होगा हमारा 70, ये होगा यहाँ पे 65, है ना, थोड़ा यहाँ होगा, तो दिस विल बी 365।
राइट, एंड देन वी विल बी हैविंग 475, so 4 and 75 ये रहा हमारा यहाँ पे 475, and then we have 5 which is 100, so 500 means it will be somewhere here, right, तो यहाँ पे होगा, correct. Now what is our next task is, so now we have to start making the lines which is connecting all the points. अब हम लोग सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक लाइन बनाएंगे. तो हमने 0 से पहले इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, फिर इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, फिर इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया हमने. अब आप देखना ग्राफ का नेचर कैसा है. क्या ये स्ट्रेट लाइन है? अगर हम लोग पूरे ग्राफ को देखें तो दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. ये ग्राफ कैसा है? कभी ऐसा जा रहा है, कभी ऐसा जा रहा है, कभी ऐसा जा रहा है, यानी कि जिगजैग का पैटर्न बन रहा है. यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं है तो ये कर्व्ड है ना, यहाँ से मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, तो ये कर्व लाइन होता है. तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं नाउ कि जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है, राइट, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन is always a curved line. ये हमेशा कैसा होता है? तो ये हमेशा curved line होता है, always. ये हमेशा curved line होगा, right? और तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो हमने डिस्कशन किया था अपने यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कैसा होता है हमेशा, दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. बट यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है उसमें जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो कैसा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज अ कर्व्ड लाइन. ये हमेशा कर्व लाइन है. तो नाउ ऑन दिस बेसिस आई होप आप सबको यहाँ पे ये जो ग्राफ हमने बनाया कैसे बनाया वो क्लियर है ना. तो हमने टेबल रिकॉर्ड किया और टेबल से रिकॉर्डेड जो टेबल में हमने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड किए उन ऑब्जर्वेशंस को हमने ग्राफिकली प्लॉट कर दिया, राइट. और ग्राफ बनाने के बाद हमें ये दिख रहा है कि जो ग्राफ है वो कैसा बन रहा है, वो एक कर्व लाइन हो रहा है, नहीं है ना. वो सीधी, वो बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं है, वो कभी मुड़ रहा है, कभी इधर उधर जा रहा है. तो अब इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिस्कशन कर सकते हैं कि हाँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच में अगर आपसे डिफरेंसेस पूछे जाए तो क्या होंगे. तो यहाँ पे देखो हमने आंसर्स ऑलरेडी लिख रखे हैं. आपको करना क्या है, नाउ दिस विल बी योर टास्क, कि आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में डिफरेंशिएट करना है. तो ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं ना, इसी को आप यूज कर लेना, ठीक है. जैसे ये वाला पॉइंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. तो यहाँ पे क्या है, द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, अगर उसी के सामने हम लोग पहले पॉइंट नॉन यूनिफॉर्म के लिए लिखे तो वो नॉन यूनिफॉर्म में हम लोग ये लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट. तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों के बीच में. उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप डिफरेंशिएट अगर करोगे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट. सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में आप लिख सकते हो कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट होती है, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, हमारा जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग या द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल, राइट. और उसके साथ साथ जो तीसरा पॉइंट का डिफरेंस आप लिख सकते हो दैट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो यूनिफॉर्म मोशन वाले में आप लिखोगे द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ कर्व. तो ये आ गए हमारे पास 3 पॉइंट के डिफरेंसेस. और उसी के साथ यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट. तो पहला पॉइंट डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो. तो यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट होता है, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड वेरिएबल होता है या चेंज होता रहता है. और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमेशा कर्व लाइन होता है. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड विद प्रॉपर आप कह सकते हो कि हमने प्रॉपर ग्राफ वगैरह सब कुछ यूज करके समझा है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट. नाउ लेट अस क्विकली ट्राई फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. आप चाहो तो आप कोई और बुक से भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो, बट हाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप जरूर बनाना. तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम आवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. तो हम लोग एक बार देखते हैं कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास. तो आई हैव टेकन 2 क्वेश्चंस फॉर यू. ये पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, टेबल को फिल करना है, राइट. तो यहाँ पे आप बताना मुझे
एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, आप ट्राई करो जल्दी से कि क्या यहाँ पे आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास एक डाटा दे रखा है, द डाटा फॉर एन ऑब्जेक्ट कवरिंग डिस्टेंसेज इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम इज गिवन इन द टेबल। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन फिल द टेबल। ठीक है, और यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी हमने देखा है कि हर टाइम इंटरवल में, यानी कि जो टाइम इंटरवल है वो सेम होगा, और साथ ही साथ जो डिस्टेंस होगा हर टाइम इंटरवल में वो भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे टेबल को स्टडी करें तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो कितना रखा है उसने, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखना टाइम को यहाँ पे उसने सेकंड में मेजर किया है ना, यहाँ पे एस का मतलब क्या है सेकंड, और डिस्टेंस को किसमें मेजर किया गया है मीटर, यानी कि जो स्पीड होगा वो मीटर पर सेकंड में होगा। तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है उसको 0 से शुरू किया गया है, तो 0 के बाद अगला टाइम क्या है 10 सेकंड्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ से यहाँ जो टाइम है वो 10 सेकंड बढ़ा, फिर 10 के बाद फिर से यहाँ 20 बढ़ा, फिर ये 30 हुआ, यानी कि टाइम इंटरवल कितने का है 10-10 सेकंड का है। तो उस हिसाब से जो अगला वैल्यू होना चाहिए है ना, ये वाला वैल्यू वो क्या होना चाहिए। सो आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी 40 हो जानी चाहिए, दिस शुड बी 40, क्योंकि अब इसमें फिर से 10 बढ़ाएंगे अगर हम, तो 10 बढ़ाने पे ये 40 हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद फिर ये 10 बढ़ा तो फिर से 50, अगला वैल्यू क्या होगा तो आप बता सकते हैं यहाँ पे देख के, तो अगला वैल्यू यहाँ पे 60 होने वाला है। तो इस तरह से हमने टाइम के गैप्स को फिल कर दिया है ना। अब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस देखते हैं, तो 0 से 8 हुआ, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे अब मिसिंग है, तो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, तो 24 से 32। नाउ इफ यू सी फ्रॉम 24 टू 32 यहाँ पे जो गैप है कितने का है, यहाँ पे 8 मीटर का गैप है, 8 मीटर्स, फिर यहाँ से यहाँ पे भी 8 मीटर्स का गैप है, यहाँ पे आप ध्यान देना इस वाले में भी 8 मीटर्स का इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे कितना वैल्यू होना चाहिए, तो अब यहाँ पे पैटर्न क्योंकि सेम है और क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा डिस्टेंस तो इक्वली चेंज होगा, इक्वल इंटरवल्स होगा डिस्टेंस का। तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 40 में अगर आप 8 को प्लस करोगे सो दैट विल गिव यू 48, राइट। एंड यहाँ पे 8 में अगर 8 करेंगे 8 में 8 ऐड करोगे आप तो आ जाएगा आपके पास 60। So this way we have completed the given table based on the information which we have been provided कि हाँ जो motion हो रहा है वो uniform motion हो रहा है, right? So with this we have completed the first question. I hope आप सबको यहाँ पे question समझ में आया है, बहुत easy सा question था, हमें बस pattern को identify करना था और ये ध्यान रखना था कि uniform motion अगर होता है तो time interval same होता है और distances भी हमेशा same होती हैं। Next question is important, यहाँ पे आपको ये question थोड़ा word problem type का question है, इसको आप solve करोगे। So let us try solving the question. First यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या गया है उसको हम लोग समझते हैं, और एक बार आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो आप खुद से बनाने का इस क्वेश्चन को। ओके, सो लेट्स नाउ डिस्कस द क्वेश्चन। आई होप आपने ट्राई कर लिया है खुद से एक बार, ऑनेस्टली यहाँ पे बिल्कुल आप ट्राई करो, तभी जाके आप कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे कि आप क्वेश्चन में कैसे उसको अप्लाई करोगे, राइट। तो क्वेश्चन इज सेइंग अ कार कवर्स 60 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, 70 किलोमीटर इन द सेकंड आवर एंड देन 50 किलोमीटर इन द थर्ड आवर। इज द मोशन यूनिफॉर्म? Justify your answer and find the average speed of the car. Okay, now आप सब लोग यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहला पार्ट हमें पूछा गया है कि अगर ये इस तरह से कार का मोशन हो रहा है तो क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है, अगर है तो आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे, अगर नहीं है तो उसके लिए आप क्या जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एक बार देखते हैं कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखो 3 चीज का इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे टेबल बना लेते हैं जल्दी से और टेबल में वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना टाइम लिख लेते हैं, टाइम इज आवर्स में चल रहा है, घंटे घंटे का इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में हमें दे रखा है दैट इज इन किलोमीटर्स, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में, करेक्ट। नाउ पहले क्या बोला गया, कार कवर 60 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, यानी कि पहले 1 घंटे में उसने 60 किलोमीटर ट्रेवल किया है। 70 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, सेकेंड आवर में उसने 70 किलोमीटर ट्रैवल किया, एंड देन इट ट्रैवल्स 50 किलोमीटर इन द थर्ड आवर, तो थर्ड आवर में उसने 50 किलोमीटर का ट्रैवल किया डिस्टेंस। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो तो सेम है, इक्वल टाइम इंटरवल है, बट इज द डिस्टेंस ऑल्सो इक्वल? सो यू कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे जो पहले डिस्टेंस है वो यहाँ से इंक्रीज हुआ है 10 किलोमीटर का, राइट, बट यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस हुआ है वो डिक्रीज हो गया है 20 किलोमीटर का, वो घटा है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि डिस्टेंस जो है वो हर इंटरवल में सेम नहीं है। तो इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, then it is clear that the motion is not uniform.
सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर क्या लिखेंगे इसमें, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, नो द मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म। अब व्हाट विल बी योर जस्टिफिकेशन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज द कार is covering unequal distances in equal intervals of time, isn't it? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब यहाँ पे जो दूसरा चीज बोला गया हमें कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार एज वेल। तो याद हो, हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं, दैट व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड and you will divide it by the total time taken to cover the distance, total time taken. So based on the data that we have, let us find what is the total distance traveled. So for finding the total distance traveled, you will do one thing, you will add the values. So if you add all the values, that is 60 plus 70 plus 50, that is going to give you 7 plus 6 13, 13 plus 5 18. So that is 180 kilometer का total distance इसे travel किया. And what is the total time it has taken? So it has covered the whole distance in 3 hours. तो total time यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो total time is 3 hours. 3 hours. So now we can do one thing. We can just put the values here and we will get the answer. तो total distance कितना travel किया इसने? 180 किलोमीटर, 180 kilometers, and total time is 3 hours. So 3 hours. So with this we will get the answer as 180 divided by 3. That is going to give you 60. So unit will be kilometer per hour. So this is our answer for the average speed. So average speed of the car is 60 kilometer per hour. You can conclude with the statement that the average speed of the car is 60 kilometers per hour. So that is the solution of this question. I hope आप सबको यहाँ पे इस question का solution clear हुआ है. And with this we have also covered the concept of the entire concept of motion, है ना। तो अपना जो मोशन है उसका हमने पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है आज के इस लेक्चर में। तो लेक्चर 1, 2, 3, in these 3 lectures we have discussed the concepts of motion and we have also solved few questions. If you want, we can also have one more session where we will be discussing some more important questions from this chapter. हम लोग उसमें कुछ और questions को डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। So that is going to be a final lecture for this chapter, and उसके बाद फिर हम लोग अपना नया चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड if we go by the syllabus, then we have lot of things to discuss, like we have to discuss about the heat and all of these things. So we will try to understand the concept of heat in the upcoming lectures, right? So I hope you have understood the concept of this chapter motion. If you have any doubts, please put it in the comment section. आप उसको comment section में रखो। और अगर आपको इस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो डू लाइक द वीडियो, दैट इज गोइंग टू मोटिवेट अस, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन इट येट। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू बीइंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर and have a very very wonderful day ahead, and see you all in the next class. Till then, have fun, enjoy your day and take very good care of yourself. Bye everyone, have a nice day ahead.